ये जो चैप्टर है ये अपना रोग चतुष्क का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, महारोगी अध्याय। इससे पहले सभी रोगों का वर्णन हमने पढ़ा था अष्टोत्तरी चैप्टर में, जिनके भेद भी बताए थे और उनके कौन कौन से प्रकार हैं वो भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर हम ऐसे रोगों का वर्णन देखेंगे जिनमें केवल एक ही दोष है। ठीक है, जिनमें कॉम्बिनेशन के साथ दोष नहीं है। तो आगे बोल रहा है कि चत्वारो रोगा भवन्ति, 4 प्रकार के रोग हैं। ठीक है, 4 प्रकार के रोग कौन कौन से हैं? आगंतुज और बात पित्त श्लेष्म निमित्तम। ठीक है, बात पित्त श्लेष्म निमित्त से मतलब बातज, पित्तज और कफज। अगर इनको देखेंगे तो इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और ठीक है, ये चारों रोग जो हैं, 4 प्रकार के रोग बता दिए। इसको कौन कौन से आगंतुज और निज रोग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, निज रोग में तो आगे इसीलिए तेसाम चतुर्णाम अपि रोगाणाम रोगत्वम एक विधम भवति। अब बोल रहा है कि चारों जो रोग हैं उन चारों रोगों में एक चीज कॉमन है, और उस एक चीज कॉमन होने की वजह से ये एक प्रकार का है। वो कॉमन चीज क्या है? वो लिखा है रुक सामान्यात। रुक मतलब वेदना। वेदना सभी में एक जैसी है, वेदना तो होगी ही होगी। इसलिए ये 4 प्रकार के रोगों को फिर दोबारा से हम एक प्रकार का ही मानेंगे। जैसे जो सोत में हमने माना था कि सभी सोतों में उत्सेत कॉमन होता है, इसलिए सभी सोत एक प्रकार के हैं। ठीक है, उत्सेत सामान्य से। तेसाम चतुर्णामपि रोगाणाम रोगत्व एक विधम भवति रुक सामान्य। तो क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि रोगों का एक प्रकार बताया है, उसका कारण क्या है, किस सामान्य से बताया? तो रुक सामान्य से बताया, या वेदना भी लिख सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बोल रहे कि दुविधम पुनः प्रकृति रेशम। जैसा मैंने अभी बताया था कि इसको फिर दोबारा से अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो उन्होंने दोबारा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और दोबारा से 2 भागों में डिवाइड किया कि दुविधम पुनर्प्रकृति ऐसा कौन कौन से? आगंतुज और निज विभाग। आगंतुज और निज प्रकार 2 और माने जा सकते हैं। तो एक प्रकार हो गया, 2 प्रकार हो गए और 4 प्रकार हो गए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि दुविधम च अधिष्ठानम। अधिष्ठान भेद से भी रोग के 2 प्रकार हैं, जिनको हम चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से? मन और शरीर। मन और शरीर हमेशा इसके अधिष्ठान रहेंगे दोस्त रोगों के। तो मन, मानसिक रोग और शारीरिक रोग, ऐसे इसके 2 प्रकार और हो जाएंगे। ठीक है, पहले फिर दोबारा से बोल रहे लास्ट में कि विकारा, विकार मतलब रोग, पुनर्परिसंख्य का, अपरिसंख्य का मतलब अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं। अनेक प्रकार से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? प्रकृति के अकॉर्डिंग, अधिष्ठान के अकॉर्डिंग, लिंग यानी कि लक्षणों के अकॉर्डिंग, आयतन के अकॉर्डिंग, विकल्प के अकॉर्डिंग और परिसंख्यक। इनके आधार पर ये रोग असंख्य भी हो सकते हैं। जैसे हमने शोथ के वेद भी बताए थे, ठीक है, ऐसे ही इसके वेद भी असंख्य माने जा सकते हैं। बस इसमें से कोई खास बात है नहीं, फिर भी आप इसको सामान्य रूप से देखेंगे तो रुख सामान्य वाली जो बात है वो आप याद रखना। ठीक है, अब इनके कारण दे रखे हैं कि आगंतुक रोग के क्या कारण हैं और निज रोग के क्या कारण हैं। तो जैसा हमने देखा कि आगंतुक रोग हैं वो किसी बाह्य कारण की वजह से होंगे, और निज रोग जो है वो हमारे अंदर के जो दोष हैं उनमें वैषम्यता आएगी तो होंगे। तो इसलिए लिखा है, देखो, मुखानी। मुखानी का मतलब होता है निदान। तो इसलिए पूछा जा सकता है कि मुखानी किसका पर्याय है? तो निदान का पर्याय है। ये आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो मुखानी टू मतलब निदान है। खलु अंतर आगंतुको, आगंतुक रोग का क्या है निदान? आगे दे रखा है नख, दशन, पतन, व्यभिचार, अभिशाप, अभिसंग, अभिघात, व्यवदन, बंध, बेष्टन, पीड़न, रज्जु, दहन, शस्त्र, सनिपत, उपसर्गादि नाम। ठीक है, ये सब जो कारण हैं वो आगंतुक रोग के कारण हैं। ठीक है, निज के क्या बताए हुए हैं? निजस्थेतु मुखम। निज का जो निदान है, मुख का मतलब भी निदान है। ठीक है, ये भी निदान का ही पर्याय है। वैसे निदान के पर्याय हम निदान स्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी इनको आप याद रखना कि मुखानी और मुखम। ठीक है, मुख बोलो या मुखानी बोलो, ये भी निदान का ही पर्याय है। तो निजस्य तु मुखम, निज का कारण क्या है? बात पित्त श्लेष्म, जो दोष है हमारे उनमें वैषम्यता आना। ठीक है, उनकी वैषम्यता ही रोग है या फिर आगंतुक रोग का कारण है। ठीक है,
तो इसके संदर्भ में हमने एक श्लोक और पढ़ा, रोगस्तु दोष वैषम्य, ठीक है, कि दोषों का वैषम्य होना ही रोग है, ठीक है। तो ये निज रोगों के बारे में स्पेशली बोला बोला हुआ है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि दोनों के अल्टीमेट कारण क्या है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि द्वैस्तु खलु निज आगंतु, जो जो दो प्रकार के जो रोग बताए हैं निज और आगंतु, उसका कारण क्या, प्रेरणम। तो प्रेरणम मतलब ये भी निदान का ही पर्याय है, इसको भी आप निशान लगाना, ठीक है। नीचे दे रखे हैं देखो, ये मुखानी कारणानी, मुखानी मतलब कारण, प्रेरण मतलब कारणम, ठीक है, ये भी कारण का ही पर्याय है, चक्रदत्त ने टीका की। तो ये इनके दोनों के कारण क्या है, तीन, असातम्य इंद्रिया संयोग, ठीक है, प्रज्ञापराध, ठीक है, और परिणामस्य, ये तीन कारण जो है वो इस रोग के बताए हुए, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट, सर्वे अपि तु खलवेते अभिप्रबद्ध चत्वारो रोगा परस्पर अनुबंधती। अब बोल रहे हैं कि ये चारों जो रोग है आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं। संबंध स्थापित का मतलब क्या, अगर कोई निज रोग है तो बाद में आगंतुज में भी चेंज हो सकता है, या जो आगंतुज रोग है बाद में वो निज में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। तो नाच अन्य सह संविद आपदते, और बोल रहा है कि अगर इनकी कोई चिकित्सा जब हम करेंगे तो इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके लक्षणों से हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि ये आगंतुज रोग है या फिर निज रोग है। तो ये कोई श्लोक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु अगर आएगा तो ऐसा सब रीजन में आएगा, ठीक है, कि जो हमारे निज रोग हैं वो आगंतुज रोग में चेंज हो जा सकते हैं, और आगंतुज रोग हैं वो निज रोग में चेंज हो सकते हैं, तो सत्य कथन आ सकता है, ठीक है। अब देखो कि आगंतुक और निज रोग की डेफिनेशन क्या, परिभाषा दे रखी है कि आगंतुक ही, जो आगंतुक रोग है कि आगंतुक ही व्यथा पूर्वम, तो व्यथा मतलब वेदना, और पूर्व मतलब पहले, कि आगंतुक रोग में क्या होता है, व्यथा पूर्वम, वेदना पहले होती है, समुत्पन्नो जगन्यम, जगन्यम मतलब बाद में, ठीक है, या अप्रधान चीज, तो समुत्पन्नो जगन्यम बात पित्त श्लेष्मम वैषम्यम आपादयति। इसका मतलब क्या, आगंतुक रोग में व्यथा पहले होती है और उत्पन्न होती है जगन्यता, यानी उत्तर काल, यानी बाद में चीज होती है, क्या होता है बाद में, बात पित्त श्लेष्म वैषम्य, और दोषों की विषमता बाद में उत्पन्न होती है, ऐसे रोगों को आगंतुक रोग कहते हैं। इसके विपरीत बोलेंगे तो निज रोग, निज रोग में क्या होगा, निजेतु बात पित्त श्लेष्मणम पूर्वम, निज रोग में बात पित्त और कफ में वैषम्यता, वैषम आपादित्य, वैषम्यता पहले होगी, और जगन्यम मतलब उत्तर काल में क्या होगा, व्यथा होगी, जगन्यम चु व्यथा अभिनिवर्त्यते, ठीक है। तो दोनों आपस में विपरीत चीजें, आगंतुक रोग में व्यथा पहले होगी और निज रोग में दोषों का वैषम्य पहले होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो दोष जो है उनके स्थान दिए हुए हैं, तो दोषों के जो गुण हमने पढ़े थे, ठीक है, वो सूत्र स्थान फर्स्ट में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब दोषों के जो स्थान हैं वो हम अध्याय नंबर 20 में पढ़ रहे हैं सूत्र स्थान के। तो तेषाम त्रयाणाम अपनी दोषाणाम शरीरे स्थान विभाग उपदिश्य थे, अब इनको स्थान का विभाग कर दिए गए, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, पहला जो पढ़ रहा हूँ बात के लिए, बस्ती पूर्षाधानम कटी शक्तिनी पादाव अस्तनी पक्वास बात स्तनानी, ठीक है, ये बात के स्थान बताए गए, ठीक है। बस्ती पुरुषादानम कटी शक्तिनी पादावस्तनी पक्वास बात स्नानी तत्रपि पक्वास पक्वास्यो विशेषण बात स्थानम, कि ये जो बात के स्थान हमने बताए हैं इनमें से पक्वास से विशेष रूप से बात का स्थान बताया हुआ है, कि बात के स्थान तो सभी हैं परंतु विशेष रूप से बात का स्थान पक्वास को माना जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर आपको एक भागवत में कुछ चीज़ चेंजेस जो की गई हैं उनको आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो भागवत में जो मेंशन किया है इसमें इससे जो डिफरेंट है, एक तो स्रोत, उस पर आप निशान या लिख लीजिएगा आप, स्रोत, स्रोत मतलब स्रोतो इंद्रिय जो है, ठीक है, स्रोत को भी आचार्य भागवत ने बात का स्थान माना है, ठीक है। और एक स्पर्श इंद्रिय,
स्पर्श इंद्रिय। ठीक है, इसको भी बात का ही स्थान माना हुआ है, ये आप नोट कीजिएगा। स्रोत और स्पर्श इंद्रिय को बात का स्थान आचार्य भागवत ने एक्स्ट्रा माना है, जो मैंने ये बताया इनके अलावा। ठीक है, और जो मुख्य स्थान है जो कि चरक ने पकवास से माना है, वो भागवत ने थोड़ा सा चेंज किया, मैं बताऊंगा अभी, एक साथ बताऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो पित्त वाला, देखिए पित्त में क्या बोला है कि स्थानम स्वेदो रसो लसिका, स्वेद रस लसिका रुधिर आमाशय च पित्त स्थानी, ये पित्त के स्थान है। और इनमें से विशेष रूप से पित्त का स्थान क्या है, तो तत्र अपि आमाशो विशेषण पित्त स्थान, विशेष रूप से आमाशय पित्त का स्थान बताया हुआ है। ठीक है, और जैसे पित्त का स्थान यहाँ बताया है, ऐसे ही भागवत ने भी पित्त के स्थान बताए हुए हैं, और उस पित्त के स्थान में कोई विशेष करके अपनी बात ऐसी कोई आई नहीं है, तो उसको अभी आप रहने दो। ठीक है, जो चीज़ इसमें बताई है उसमें ये दो चेंजेज है, एक साथ बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद कफ, उर शिरोग्रीवा परमाण्य पर्व आमाशो मेदस्य श्लेष्म स्थानी तत्रपि उरो विशेषण श्लेष्म स्थानम। ठीक है, उर शिरोग्रीवा पर्व आमाशय मेदस्य श्लेष्म स्थानी, और उर विशेष रूप से श्लेष्मा का स्थान है। अब देखो पित्त और कफ वाले में आपको एक चीज कॉमन आ रही है, जो आमाशय है वो दोनों में कॉमन है, परंतु कफ के लिए क्या बोला है कि उर वाला प्रदेश विशेष रूप से पित्त का स्थान, कफ का स्थान है, परंतु पित्त वाले में क्या बोल रहा है कि आमाशय विशेष रूप से पित्त का स्थान है। इसका मतलब आमाशय दोनों का स्थान है, परंतु इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चक्रपाणी ने नीचे टीका की हुई है। तो क्या लिखा है उन्होंने, देखो पित्त स्थाने आमाशय इति आमाशय अधोभागम, जो पित्त का जो आमाशय वाला पार्ट है वो विशेष रूप से स्थान तो है, परंतु कौन सा वाला पार्ट है, वो ये जो पार्ट है नीचे वाला अधो वाला पार्ट, वो पित्त का स्थान है। परंतु कफ के लिए जो बोला है, तो श्लेष्म स्थाने आमाशयति ऊर्ध्वभागम, जो आगे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कफ का स्थान है। तो आमाशय दोनों का स्थान है, विशेष रूप से पित्त का स्थान है, और ऊपर वाला पार्ट कफ के लिए है, नीचे वाला पार्ट पित्त के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, ये जो क्वेश्चन आएगा तो आपका ऐसा संधिजन में आएगा कि आमाशय पित्त का स्थान है, कफ भी कफ आमाशय कफ का भी स्थान है, तो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता है विशेष रूप से कौन सा स्थान आमाशय का, कौन सा स्थान पित्त का है, कौन सा कफ का है, तो ये आपको मेंशन कर देना है। ऊर्ध्व भाग जो है वो कफ का है, और अधो भाग जो है वो पित्त का है। ठीक है, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। इसके अलावा जो विशेष स्थान है उनको मैं आप लोगों को एक बार बता रहा हूँ कि कौन सा स्थान किसने विशेष रूप से माना हुआ है। तो एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य भागवत के। ठीक है, यहाँ बात का स्थान, पित्त का प्रमुख स्थान, और कफ का प्रमुख स्थान। ठीक है, आचार्य चरक ने बात का प्रमुख स्थान पकवास से माना, जो अभी हमने देख लिया। ठीक है, पित्त का क्या माना, आमाशय, ठीक है, और कफ का क्या माना, उर प्रदेश। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सुश्रुत के बाद का जो स्थान है वो माना हुआ है श्रोणी गुद, श्रोणी प्रदेश जो है, और गुद प्रदेश जो है उसको बात का प्रमुख स्थान माना हुआ है। ये प्रमुख स्थान की मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है, इसके लिए लिखा है पक्वास्य आमाशय मध्यगम। पक्वास्य आमाशय मध्यगम। ठीक है, तो पक्वास्य और आमाशय के मध्य में जो भाग है वो वाला भाग जो है वो पित्त का बताया है। और कफ के लिए जो बताया है वो आमाशय वाला पार्ट बताया है। ये सुश्रुत का। भागवत ने जो माना है पक्वाशय की जगह इन्होंने पक्वाधान लिखा हुआ है, पक्वाधान। पित्त के लिए लिखा हुआ है नाभि वाला पार्ट। ठीक है, जो मैं आपको चेंज करने के लिए बोल रहा था, नाभि वाला पार्ट इन्होंने पित्त के लिए लिखा है। ठीक है, जो चरक में नाभि का वर्णन नहीं है पित्त वो कफ के लिए, तो वो आप देख, पित्त के लिए वो आप देख लीजिए, इसमें मैं चेंजेस किया है थोड़ा। ठीक है, और इसमें जो पार्ट है वो उर वाला सेम चरक के अकॉर्डिंग जैसा माना है, इस तरह से इसको टेबल बना के आप लिख लीजिए। ठीक है, ओके, आगे चलें। जी सर। ठीक है, इसके साथ ही जो कफ वाला पार्ट है उसमें कफ में दो चीज़ें और लिख लीजिए जो भागवत ने एक्स्ट्रा मानी है। एक तो माना है द्रक, द्रक मतलब देखना, और एक स्पर्शन। अपने जो बात में माना था वो स्पर्श इंद्रिय है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, स्पर्शन लिखा है तो स्पर्श इंद्रियों के लिए ही लिखा होगा। ठीक है, तो ये भी कफ का स्थान माना है, परंतु ये स्पर्शन क्या है ये समझ में नहीं आया, एक बार टीका देखनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, और जब भागवत पढ़ाएंगे तो उस समय एक बार क्लियर कर देंगे कि ये स्पर्शन है क्या चीज़। आगे देखो कि सर्व शरीर चरास्तु बात पित्त श्लेष्मणम सर्वस्मिन शरीरे कुपिता अकुपिता शुभा अशुभानि कुर्वन्ति। तो सर्व शरीर में ये बात पित्त कफ है, कुपित या अकुपित होकर शुभ और अशुभ कार्य करते हैं। ठीक है, अल्टीमेट जो दोष हैं वो ही अपने को रोगग्रस्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये प्राकृतिक अवस्था में है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, अगर ये वैषम्य अवस्था में आ गए तो रोग कर देंगे। ठीक है, तो देखो आगे लिखा है प्रकृति भूता, अगर प्राकृतिक अवस्था में है तो शुभ काम करने वाले, उपचेद करने वाले और बल वर्ण का प्रसाद करने वाले। ठीक है, प्रकृति अवस्था में है तो, और अशुभानी यानी वैषम्य अवस्था में है तो पुनः प्रकृति अव्यपन्ना विकार संज्ञकानी विकार उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये लाइन को भी आपको ध्यान रखना है और इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी विशेष करके कोई ऐसी खास बात नहीं। अब इसमें जो अध्याय में जो मेन जो चैप्टर का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है कि इस वाले जो भाग में हम स्पेशली दो प्रकार के जो रोग हैं, एक सामान्य रोग, एक ननात्मज रोग। ठीक है, तो सामान्य जो रोग हैं उसको हम पिछले अध्याय में देख चुके, अभी ननात्मज जो रोग हैं उनको देखेंगे। तो ननात्मज रोग में स्पेशली दूसरे दोषों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें स्पेशली एक दोष का ही इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बारे में यहाँ डिस्कशन जो हमने प्रकार बताए कि कौन सा रोग वात के ननात्मज है, कौन से रोग पित्त के ननात्मज है, और कौन से रोग कफ के ननात्मज बताए हुए हैं। ठीक है, तो तत्र विकार सामान्यम सामान्यज ननात्मज, तत्र सामान्यज पूर्व उद्रष्टाध्याय व्याख्यासम, उद्र अष्टोदरी अध्याय में हम व्याख्या कर चुके सामान्यज की। तो नानात्मजम अध्याय अनुव्याख्यासम, हम यहाँ पे नानात्मज रोग का वर्णन करेंगे। तथा, ठीक है, अब बोल रहा है कि असिति बात विकारा, बात के कितने विकार हैं 80 हैं। ठीक है, कौन से नानात्मज 80 प्रकार जो हैं वो बात के हैं। इसके आधे कर लो तो चत्वारिंश
पित्त विकारा, पित्त के कितने हो जाएंगे 40 के आधे, 80 के आधे 40, ठीक है। और इसके भी आधे कर लो तो विशंति श्लेष्म व्यतिकारा, कफ के कितने हैं 20 बचे, ठीक है। और इसके भी आधे कर लो तो बचेंगे कितने 10, और वो 10 जो हैं वो किसके आएंगे, वो रक्त के आएंगे। वो चरक में नहीं बताए हैं परंतु आचार्य शार्ंगधर में बताए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि रक्तज के ननात्मज विकार कितने हैं तो 10 आपको याद रखने और शार्ंगधर में बताएं, चरक में बताए हुए नहीं है, ठीक है। बाकी मेन याद रखो आप, बात वाले, बात पित्त कफ और रक्त ऐसे डिवाइडेशन करते जाओ और आधे आधे करते जाओ तो आपको इजी रहेगा याद करने, ठीक है। अब देखो बात विकार अनुव्याख्यास्मम, अब जो बात के ननात्मक विकार हैं उनका जो नाम दे रखा है यहाँ पे, और इन सभी को हम याद कर भी नहीं सकते और अपने से होंगे भी नहीं, ठीक है। तो इनमें से जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये एंट्रेंस के हिसाब से हमारे इंपॉर्टेंट ही हैं, परंतु अगर कभी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़े तो इसमें विशेष करके ध्यान रखना है कि ये जो रोग हैं ये बातज प्रधान रोग हैं। तो अगर ये ट्रीटमेंट अगर आपने डायग्नोस इनको करा है तो स्पेशली आपको बात सामक की चिकित्सा पर ही ध्यान देना है, ठीक है, दूसरी चिकित्साओं पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये जो रोग हैं स्पेशली बात की वजह से ही, ठीक है। तो मैं इस पर निशान लगा रहा हूँ और उन चीज़ों को आपको विशेष करके हमेशा ध्यान रखना है। तो एक तो इसमें देखो, जिसमें जो भेद आएंगे उनके पीछे अगर भेद लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे अगर किसी रोग के पीछे भेद लिखा हुआ है तो बात में ही जाएगा, क्योंकि आगे आप पित्त वाले ही पढ़ोगे और कफ वाले पढ़ोगे, ठीक है। भेद लिखा हुआ है तो बात में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, देखो जानू भेद, ठीक है। ऐसे अगर जिन रोगों के पीछे भेद लगा हुआ है वो भी बात में जाएंगे। उसके बाद जिनके पीछे शूल लगा हुआ था, शूल लगा होता है, ठीक है, वो भी बात में ही जाएंगे, क्योंकि सूल किसकी वजह से होता है, वो बात की वजह से होता है। बस एक सूल को छोड़ के जो मैंने आपको बताया कि आमज सूल भी होता है, तो आमज सूल आमज की वजह से भी सूल होता है, परंतु ज़्यादातर जो सूल की कंडीशन है वो किसकी वजह से है, वो बात की वजह से बताइए, क्योंकि आमज तो कब प्रदान हो गया, ठीक है, अग्निमांद की वजह से। तो भेद जिसके पीछे लगा हो, सूल जिसके पीछे लगा हो, भ्रंश जिसके पीछे लगा हो, ठीक है, भ्रंश, ठीक है, भ्रंश जिसके पीछे लगाओ वो भी बात की कंडीशन है। गृह जिसके पीछे लगाओ, ठीक है, और एक स्तंभ, ठीक है। अगर रोग के पीछे ये लगे हुए हैं तो समझ जाइए ये बात के नकारात्मक रोग हैं। उसके अलावा निशान लगाइए आप, देखो सबसे पहले नख वेद पे, नख वेद का जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि ननात्मज का पहला रोग के नाम बताइए, तो पहला रोग कौन सा है, नख वेद, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया आपको इसमें भेद लगा हुआ है, देखो, ठीक है, तो बात का ही आएगा ये तो बता दोगे। परंतु अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि प्रथम रोग का नाम बताओ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भेद को आपको, नख वेद को इसलिए याद रखना है ताकि मालूम रहे आपको कि प्रथम रोग है नमस्ते, ठीक है। उसके अलावा आप विपादिका पर भी निशान लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद गृदसी पर निशान लगाइए, गृदसी और पिंडिको उद्देश्य, पिंडिको उद्देश्य कई जगह आपको आएगा, ठीक है, एक ज्वर का भी लक्षण है, ये अर्श का भी लक्षण है, ये पांडु का भी लक्षण है, काफ़ी जगह आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्लिनिकली रूप से मान के देखिए, पिंडिको उद्देश्य हो रहा है इसका मतलब बात की वजह से हो रहा है, तो आपको बात की चिकित्सा करनी है। इसलिए ज़्यादातर बूढ़े लोग होंगे वो बताएंगे आपको हमेशा कि मेरे काफ रीजन में पेन है, क्योंकि उनकी प्रकृति ऑलरेडी बात है और उनमें बात रोग ज़्यादा होते हैं। तो पिंडिको उद्देश्य की जो कंप्लेन लेके आते हैं वो मैक्सिमम बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, एज ग्रुप के होते हैं। गृदसी का मैं निशान क्यों लगाया, क्योंकि गृदसी को हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं और इसके दो प्रकार हमने बताए थे पिछले अध्याय में, क्यों, बात और बात का फज, फिर भी इसको नकारात्मक रोग में वर्णन किया हुआ है, ठीक है। बात और बात का फज इसको सामान्य रोगों में बताया हुआ है और नकारात्मक में बताया हुआ है, ठीक है, इसलिए गृदसी को निशान लगाना है। गृदसी दोनों में वर्णित की गई है आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है। उरुस्तंभ, उरुस्तंभ को निशान लगाइए क्योंकि उरुस्तंभ को ही पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। क्यों पढ़ चुके हैं, क्योंकि उरुस्तंभ के लिखा हुआ था कि त्रिदोष समुत्थय, ठीक है, त्रिदोष होते हुए फिर इसको बात प्रधान माना हुआ,
ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो गुद भ्रंश को अभी कभी पित्त की वजह से मान लेते हैं हम, ठीक है, परंतु ये गुद भ्रंश बात की वजह से, भ्रंश जितने भी आ गए वो बात की वजह से, ठीक है। उदावर्त तो मैंने बताया है, जितने भी उदावर्त हैं उनमें वेग वितरण से होता है और वो बात प्रदान होता है, इनमें कोई खास बात नहीं है। उसके अलावा हृदय मोहस्य, ठीक है, हृदय द्रवस्य और वक्ष उदरस्य, ठीक है। जो ऊपर वाले जो रोग हैं जनरली वो कफ की वजह से होते हैं, परंतु हृदय के देखो हृदय मोहस्य, हृदय द्रवस्य, ये जो रोग हैं ये भी बात की वजह से ही बताए हुए हैं। बाहु शोष ग्रीवा स्तंभ मन्या स्तंभ ये सब बताई दिए मैंने आप लोगों को। स्तंभ एक लगाइए कसाय आश्रिता और मुख शोषस्य। कसाय आश्रिता जब जब भी आएगा ये बात की वजह से ही आएगा, ठीक है। और मुख शोष पित्त की वजह से नहीं है, शोष बात की वजह से होता है, शुष्कता हमेशा बात की वजह से आती है, ठीक है। अगर मुख पाक आए तो वो पित्त का हो जाएगा, ठीक है। आरक्षकता ये भी निशान लगाइएगा, ठीक है। तिमिर पे निशान लगाइएगा। ये बादिर्य वाला तो आप सुश्रुत में पढ़ोगे बात व्याधि में, ठीक है, इसलिए याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तिमिर पे निशान लगाइए, ठीक है। तिमिर भी बात की वजह से ही होता है। अक्षी भ्रूदासस, भ्रूदासस इस पर निशान लगाइए। भ्रू व्याधस पे इस पर निशान लगाइए। अर्दित आपको पता है बाताज रोग है, ठीक है, कोई खास बात है नहीं। केस भूमि स्फुटन ये निशान जाता है, केस भूमि स्फुटन इस पर निशान लगाइएगा, ठीक है। केस जो है, केस भूमि मतलब सिर का जो कपाल प्रदेश है उसमें स्फुटन हो रहा है, तो बात की वजह से हो रहा है, ना कि पित्त की वजह से हो रहा है। एक ये दंडकस्य, दंडक रोग जो है वो आमज में माना हुआ है, फिर भी इसको बात में माना हुआ है, ठीक है। तमकस्य, श्याव अरुण भास्ता ये कोई खास बात नहीं है। श्यावरण हमेशा जैसे मैंने बताया था कसाय रस जो है बात की वजह से आता है, और श्यावरण जो होता है वो बात की वजह से भी होगा, ठीक है, वो भी बात की वजह से ही हमेशा मैक्सिमम जो कंडीशन है इन्हीं में ही मिलेगा, बात वाले में, और बार बार में बीच बीच में आता भी रहेगा। अस्वप्नश्च ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अस्वप्न मतलब निद्रा नहीं आ रही, ये बात का कंडीशन है, परंतु अल्प निद्रा आ रही है तो पित्त की कंडीशन है, ठीक है। ये सुश्रुत स्थान में जब हम पढ़ेंगे कि बात का क्षय और कफ का क्षय और पित्त का क्षय, ठीक है। तो बात वृद्धि में तो आएगा अनिद्रा, ठीक है, जबकि पित्त वृद्धि में और कफ क्षय में आएगा आपका अल्प निद्रा, या तो ये कंडीशन आपको अनिद्रा ध्यान रखनी है कि बात बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर रात में रात्रि जागरण करेंगे तो रात्रि जागरण करने से क्या बात बढ़ती है, और उस बात बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमको अनिद्रा हुई है, ठीक है, वो नींद रात्रि में हमने नींद तो ली नहीं है, तो रात्रि जागरण से बात बढ़ती है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कि निद्रा नहीं आ रही तो भी बात ही बढ़ी हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग लगता है, परंतु याद करने के हिसाब से मैंने बता दिया। और इसके बाद इसकी संख्या जो लिखी है बता दीजिए मैंने आपको, ये कितनी है संख्या में, 80 है, ठीक है। फिर भी आप जब जब पढ़ो इसको तो एक बार सरसरी नज़र से देखना है सबको, परंतु जो मैं निशान लगाए उनको स्पेशली आपको ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है अब ये कि वायु के रूप एवं कर्म, जो वायु के कर्म हम पढ़ेंगे, और परंतु ये भी हमने थोड़ा देखा है कि इसमें कुछ बताए हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई खास चीज बात है नहीं। क्या लिखा हुआ है कि सर्वेष्वपि खल्वेतेषु बात विकारेषु च अनुक्तेषु वायुर आत्मा आत्मरूप परिणामी कर्म लक्षणम स्वलक्षणम यद उपलब्ध्यम तद अवयवम वा विमुक्त संदेह बात बेकारम एव आद्यस्ते कुशला। तो इसके जो दे रखे हैं, जो क्या दे रखे हैं, रुक्षता, ये इसके गुण दे रखे हैं। रुक्षता हमने पढ़ लिया पहले, शीत पढ़ लिया, इसका लाघवम गुण पढ़ लिया, वैसत पढ़ लिया, ठीक है। अमूर्तवत्व पर निशान लगाइए, अमूर्तवत्व ये वाला गुण हमने नहीं पढ़ा था इसका, ठीक है, बाकी सब हमने पढ़ रखे।
अमूर्तवत, ठीक है, अनावस्थित, ये तो मान सकते हैं। चयति वायु और आत्मरूपाणी, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में देखो इसके कर्म दे रखे हैं, कौन कौन से, स्रंस भ्रंश। तो हमने जो अभी तुम आपको बताए थे कि जिनके पीछे स्रंस लगा हो, भ्रंश लगा हो, भेद लगा हो, ऐसे सब बात के आएंगे, तो इन्होंने वही चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि स्रंस है, भ्रंश है, ठीक है। स्रंस, भ्रंश और व्यास, ये तीनों कंडीशन एक ही चीज़ है, ठीक है। टीका में जब देखेंगे तो तीनों कंडीशन एक ही चीज़ है, इनमें अंतर क्या है, तो देखो हम बोलते हैं गुद भ्रंश, ठीक है। गुद भ्रंश का मतलब क्या है, गुदा बाहर आ गई, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, अगर कोई अंग हमारे शरीर से अल्प मात्रा में, मध्यम मात्रा में या अति मात्रा में अपने स्थान से जा रहा है, अपने स्थान से निकल रहा है, ठीक है। तो जो अल्प मात्रा में निकल रहा है उसके लिए जो टर्म आया है वो आया है भ्रंश शब्द, ठीक है। जो मध्यम मात्रा में निकल रहा है, सॉरी, जो अल्प मात्रा में निकल रहा है वो स्रंस है, जो मध्यम में निकल रहा है वो भ्रंश है, और जो पूरी तरह से निकल चुका है वो व्यास शब्द आया उसके लिए। तो ये ध्यान रखना, कभी टेक्निकल जो टर्म जैसे आते हैं उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो गुद भ्रंश दो प्रकार का होता है, पार्शियल प्रोलेप्स और कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट वाले के लिए स्पेशली टर्म आया है गुद भ्रंश, ठीक है। अल्प वाले के लिए अपन अगर करना चाहे तो गुद स्रंस कर सकते हैं, ठीक है। और व्यास है जो अपनी जगह से पूरी तरह से हट जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों टर्मों का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद संग, संग मतलब रुक जाना, ठीक है। जब अपन स्रोतस जो पढ़ेंगे, स्रोतस में, स्रोतस का जो तीन चार प्रकार के कारण पढ़ेंगे उसमें एक संग है, संग बीमार गम, ठीक है। तो संग उसके संदर्भ में आता है। भेद, ठीक है, इसमें वेदन पीड़ा ऐसी होती है, साध, हर्ष, तरस, कंप, वात, चालत, व्यथा, चेष्टा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए इनका मतलब क्या, ठीक है। खर, परुष, विशद, सुसुराणी, अरुण वर्णानी, कसाय, विरस मुखम, शोष, शूल, सुप्ति, संकोच, नख स्तंभन, नख खंज आदिनी, वायो बात कर्मणि, ये बात के कर्म है। तो बस आपको ध्यान रखना, ये स्रंस भ्रंश वाली लाइन, एक अमूर्त वाली लाइन, ठीक है। बाकी कुछ खास बात नहीं है। अब इसके बाद इसकी चिकित्सा दे रखी है कि अगर ये बात के रोग हो भी जाएंगे तो हमें क्लिनिकल रूप से उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट में खास बात नहीं बताई है, बस आपको लॉजिकल जो मैंने पिछली बार बता चुका हूँ वही चीज़ है कि बात जो है, ठीक है, बात को सामक जो द्रव्य हैं उन चीज़ों को आप यूज कीजिए। तो सबसे पहले मैंने अध्याय नंबर फर्स्ट में आपको बताया था, ठीक है, अध्याय नंबर फर्स्ट में बताया था कि ऐसे रस जो बात का समन कर रहे हैं, ठीक है, उनका सेवन करना है। तो जैसे देखो, इसको याद करने के लिए भागवत का एक अच्छा श्लोक है, ठीक है। वो क्या, त्रिधा मारुते घनंती त्रियस्ति आद्य कफम कसाय तिक्त मदरा पितन में उतकुर्वती। उसका मतलब क्या है, त्रिधा मारुते घनंती, ठीक है। तो शुरू के जो तीन रस हैं, शुरू के रस कौन कौन से हैं, मधुर, अम्ल और लवण, ठीक है। ये हमेशा बात के शामक होंगे। और बचे जो तीन रस हैं कौन कौन से, कटु, तिक्त और कषाय, ये जो होंगे वो आपके कफ के शामक होंगे, ठीक है। और लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, त्रिधा मारुते गणंती त्रियस्ति आदि कफम और कषाय तिक्त मदरा। कषाय यानी कि ये वाला, तिक्त और मधुर, ये किसके शामक होंगे, पित्त के शामक होंगे, ठीक है। तो हमें बात की चिकित्सा करनी है, इसमें से ऊपर के तीन रोगों का सेवन करना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, मधुर, अमल और लवण, तीनों यही रस हैं। तो ऐसे रस प्रदान की औषधियाँ जिनमें मधुर हो, अम्ल हो और लवण हो, हम चिकित्सा में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, ठीक है, तो आशा वरिष्ठ अम्ल होते हैं। अगर पेशेंट को पित्त की कंप्लेंट नहीं है, एसिडिटी की कंप्लेंट नहीं है, तो आप उसको आशा वरिष्ठ भी यूज कर सकते हैं। इसलिए कई जगह आशा वरिष्ठ लिखा हुआ आएगा बात की चिकित्सा में, ठीक है। क्यों, उसका कारण यही है, ठीक है। दूसरा देखो क्या चिकित्सा दे रखी है उसने, कि जो बात के जो गुण हैं उनके विपरीत चिकित्सा करो। तो बात के जो गुणों में क्या है, रुक्षता आती है,
रुक्षता को कम करेंगे तो क्या, स्निग्धता देंगे। वात के गुण में शीत आता है, शीत को कम करेंगे तो उष्णता देंगे। ठीक है, तो ऐसे द्रव्य आपको देने हैं जो उष्ण हो और स्निग्ध हो। ठीक है, उनसे बात की चिकित्सा करनी है। ठीक है, अब देखो स्नेहन कराएगा कौन, स्निग्धता करेगा कौन, स्नेहन करेगा। ठीक है, और स्वेदन करेगा। स्वेदन कैसे करेगा, क्योंकि स्वेदन, स्वेद क्या होगा, उष्ण होगा, वो शीतता को कम करेगा, तो इसलिए स्नेहन और स्वेदन। उसके बाद विशेष रूप से आचार्य भागवत ने एक श्लोक बोला है। ठीक है, क्या है कि तेलम घृतम मधु। ठीक है, ऐसे करके एक श्लोक आया कि तेल जो है वो वात का, घृत जो है वो पित्त का, और मधु जो है कफ पे विशेष रूप से काम करता है। इसके जो आपने प्रयोग करना है वो ऐसे करना है। ऐसे ही इसमें प्रोसीजर बताए हुए हैं कि बस्ती जो है वो वात के लिए काम करेगी। ठीक है, विरेचन जो है संशोधन में पित्त के लिए काम करेगा, और बस्ती जो है वो वात के लिए काम करेगी। इसलिए बस्ती का वर्णन आया है स्पेशली। तो आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती दोनों का प्रयोग वात की चिकित्सा में हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या क्या लिखा हुआ है। अभ्यंग, उत्सादन, परिषेक, ये ध्यान रखना। अभ्यंग, उत्सादन, परिषेक। ठीक है, च बात मात्रा कालम च प्रमाणीकृत्य तत्र आस्थापन अनुवासनम तो खलु सर्व उपक्रम बातें प्रधान। सभी उपक्रमों में कौन सी चीज प्रधान है, आस्थापन और अनुवासन बस्ती। सॉरी। ठीक है, ये क्या करेगी, पक्वास्य में अनुप्रवेश करेगी, क्योंकि ये बस्ती देते हैं क्या, हमने एनल कैनाल से देते हैं, तो पक्वास्य में जाएगी, और पक्वास्य विशेष रूप से बात का स्थान है। ठीक है, इसलिए विशेष रूप से बात की चिकित्सा में बस्ती का प्रयोग बताया हुआ है। तत्र वजिते चेपि शरीर अंतर्गता बात विकारा प्रशामति, ये बात विकारों को शमन करेगी। सॉरी। अब इसके लिए एक उपमा दे रखी है कि वनस्पति मूले छिन्ने, ये निशान लगाना है आपको। वनस्पति मूले छिन्ने स्कंद शाखा पिरो कुसुम पलाश आदि नाम नियंतो विनाशन कृत। कि जो बस्ती है वो बस्ती उसी प्रकार से बात के रोगों का शमन या उनकी चिकित्सा कर देती है, जैसे अगर किसी वनस्पति को नष्ट करना हो तो उसका जो रूट वाला पार्ट है, मूल पार्ट है, अगर उसको नष्ट कर दिया है तो पूरी तरह से वनस्पति नष्ट हो जाएगी या पेड़ नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको बात की चिकित्सा करनी है तो जो प्रधान जो पार्ट है उसका, जहाँ पे पक्वाशय है, जब मूल रूप से बात होती है तो वहाँ आप एक्शन करोगे ड्रग का। ठीक है, बस्ती के रूप में, तो उसकी चिकित्सा इजीली हो जाएगी और दोबारा से उस रोग होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये जो उपमा है ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन लाइन आ जाएगी ऐसे ही, वनस्पति मूल्य चिन्ह स्कंद शाखा पर रोग किसके संदर्भ में है, तो बात की चिकित्सा में बस्ती के संदर्भ में होता है। ये चीज आपको याद रखनी। उसके बाद देखो पित्त विकार। अभी जो हम पढ़े बात के बारे में पढ़े, अब पित्त के बारे में पढ़ेंगे। पित्त के जो नानात्मक रोग हैं वो कितने बताए हैं, वो मैंने बताया कि बात के आधे होते हैं, और बात के आधे कितने, 40 होते हैं। ठीक है, तो पित्त विकार चत्वारिंश ऊर्ध अनुव्याख्याश्रम ओष प्लोस धा। तो देखो ओस प्लोस धा, ये भी इनके भी शब्द आपको मतलब याद होना चाहिए। ठीक है, ओष प्लोस और धा। ठीक है, ये इनका मतलब क्या है, ओष का मतलब क्या है कि संपूर्ण शरीर में जो अपना पूरा पार्ट है बॉडी का, उस जगह में आपको धा होता है। ठीक है, जबकि प्लोस का मतलब क्या है कि शरीर के एक भाग में केवल। ठीक है, शरीर के एक भाग में। और धा में क्या होता है, धा में आपको जनरलाइज में पूरी बॉडी में होगा, परंतु बर्निंग पेन होगा। ठीक है, इसमें आपको वेदना होगी और स्वेदन होगा। ठीक है, स्वेटिंग होगी, परंतु इसमें केवल आपको बर्निंग कंप्लेन होगी, धा। ठीक है, दबथु, दबथु मतलब केवल इंद्रिया जो पार्ट है अपने, इंद्रियों के पार्ट में ही आपको केवल धा होगा, उसको बोलेंगे दबथु। धूमकस्य, अम्लकस्य, विदाहस्य, अंतर्दाहस्य, ये नाम से मालूम चल रहा है पित्त के पार्ट हैं। ठीक है, उनमें से मैं निशान लगा रहा हूँ, देखो कौन कौन से। एक निशान लगाइए चरम दल, एक अंग अवतरण।
ठीक है। एक क्लेद निशान लगाइए, शोणित क्लेद, क्लेद को देख के कफ नहीं करना आपको, ठीक है। शोणित क्लेद, क्लेद किसकी वजह से होता है, कफ की वजह से होता है, परंतु यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कक्षा, ये आया हुआ है क्वेश्चन है और बार बार में पूछा भी जाता है। कक्षा किसकी वजह से, पित्त की वजह से होता है। कामला मैंने आपको कई बार बता दिया था, कामला पित्त की वजह से होता है। अतृप्तिश्य, देखो तृप्ति और अतृप्ति, तृप्ति का मतलब क्या है, तृप्ति हो गई मतलब मुझे खाना नहीं खाना, ठीक है, इसका मतलब क्या, उसका पेट भर गया, पेट भर गया। अतृप्ति मतलब उसका पेट नहीं भरा, उसे खाना और खाना है, इसका मतलब उसकी अग्नि बढ़ी हुई है। अतृप्ति किस में आएगा, पित्त में आएगा, जबकि तृप्ति किस में आएगा, कफ में आएगा। जीवादानम, जितने भी पाक हैं सब पित्त की वजह से होंगे, इसलिए विपाक, गलपाक, अक्षिपाक, गुदपाक, मेट्रपाक सब इसमें आ जाएंगे, जीवादानम और तम प्रवेश से, ठीक है। और जैसे हमने बताया था अरुण वर्ण है वो बात की वजह से, ठीक है। तो पित्त की वजह से कौन से वर्ण होते हैं, हारित्र, हरिद्र, नेत्र, ये हारित और हरिद्र जो वर्ण है वो सब पित्त की वजह से होते हैं, ठीक है। आगे की कोई बात खास है नहीं, प्रकार आपको बता दी, 40 प्रकार हैं इसके, ठीक है। अब जैसे हमने बात के लक्षण पढ़े थे वैसे ही लक्षण इसके बताए हुए हैं, ठीक है। तो देखो उष्णता है, तीक्ष्णता है, द्रवत्व है, अति स्नेह, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। वर्ण शुक्ल अरुण वर्जो, ठीक है। अब देखो शुक्ल और अरुण वर्ण वर्जित है इसमें, ठीक है, ये ध्यान देने वाली है। शुक्ल और अरुण वर्ण वर्जो, ये किस में आते हैं, शुक्ल और अरुण वर्ण, ये तो आपके चले गए आपके वाक में, ठीक है। गंधस्य विस्त्र रसो कटु अम्ल सरत्वम, इसका निशान लगाइए, कटु अम्ल सरत्वम, ये पित्त का रूप बताया हुआ है, ठीक है। वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इस चीज़ को भी, ठीक है। जो पित्त होता है वो कटु होता है, ठीक है। और अगर उसमें विधा हो गया, विधा है इसका मतलब उसमें तो कौन सा रस हो जाएगा, कटु किस में हो जाएगा, अम्ल रस में हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़। बाकी देखो लक्षण कौन से दिखाएगा, धा दिखाएगा, उष्णता दिखाएगा, पाक, श्वेद, क्लेद, कोथ कंडु, इसको निशान लगाइए, ठीक है। क्लेद कोथ कंडू, इसको निशान लगा के रखिए, ठीक है। कंडू किसकी वजह से होता है, पित्त की वजह से होता है, ठीक है। ये बात की वजह से भी आगे, कफ की वजह से भी आगे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में आएगा, क्लेद कोथ कंडू। श्राव, राग, यथा स्वयं गंध वर्ण रस अभिनिवर्तन, ये कोई खास बात नहीं है। अब इसकी चिकित्सा, जैसे चिकित्सा हमने उसकी पढ़ी बात की वैसे ही आपको इसको निकालना है, क्योंकि पित्त का समन करना है, ठीक है। तो पित्त का समन करना है तो हमने बताया था आपको कषाय तिक्त मधुर, तो कषाय तिक्त मधुर ही लिखा हुआ है, ठीक है। गुण के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पित्त उष्ण होता है तो शीत चिकित्सा, ठीक है। इसने ब्रेक, इसने को थोड़ा छोड़ दो क्योंकि इसने तो इसलिए बताया हुआ है इसमें क्योंकि आगे के जो प्रोसेस कराएंगे ब्रेचन तो उसमें इसने जरूरी है, क्योंकि स्वेद बताया नहीं है इसमें, क्योंकि स्वेद से क्या हो जाएगा, पित्त बढ़ेगा, और इसलिए स्वेद नहीं बताया इसमें। तो देखो ब्रेचन, ब्रेचन तो इसमें बेस्ट है, और ब्रेचन के अलावा प्रधे परिषेक अव्यंग, ये निशान लगा लीजिए। तो ब्रेचन के सब उपक्रमों में क्या प्रदान है, पित्त के सही उपक्रमों में ब्रेचन प्रधान है, ये लिखा ब्रेचनम तो सर्वोपक्रम प्रदे प्रधान, ठीक है। ये सब लोगों को आपको पता है, ठीक है। जैसे हमने उसमें उपमा बताई थी ऐसे ही उपमा एक इसमें दे रखी है कि यथा अग्नो व्यापोड़े केवलम अग्निग्रह शीति भक्ति तत्व, ठीक है। इसके लिए बोला हुआ है, इस पर निशान लगाइए कि अग्नि को बुझा देने वाला वह संपूर्ण ग्रह स्वयं शांत हो जाता है, जिस प्रकार अग्नि से तप्त ग्रह में अग्नि को बुझा देने पर वह संपूर्ण ग्रह स्वयं शीतल हो जाता है, उसी प्रकार पित्त के प्रधान स्थान आमाशय पित्त की शांति हो जाने पर शरीर के अन्य भागों में पित्त की शांति अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये निशान जो हमने लगवाया है इसको आपको याद करना है, ठीक है। और बाकी ये चीज़ तो आपको जनरल रूल से ही याद रहेगी, कोई खास बात। अब आया आपका श्लेष्म वाला,
ठीक है। तो श्लेष्मा की वजह से जो रोग हैं वो आपको 20 होते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने अतृप्ति पढ़ा था पित्त में, तो कफ में क्या पढ़ेंगे, तृप्ति से। ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है, इसको निशान लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तंद्रा, निद्रा, आधिक्य, स्तिमित्व, गुरु गात्रता, आलस्य, ये सब बार बार में आप पढ़ोगे। ठीक है। तो इसको निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं, एक निशान लगाइए बलासकस्य। ठीक है। बलासकस्य। अपक्ति से इंपॉर्टेंट सबसे पूछा जाता है कई बार, धमनी प्रतिचय, गलगंड। ठीक है। उदर 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 दस्त चाहिए भी कफ की वजह से। ठीक है। तो इन पे आप विशेष करके जोर दे दीजिएगा जब भी आप पढ़ें इसको, बाकी सब आपको याद रहेगा। बलास, अपक्ति, धमनी प्रतिचय, गलगंड, उदर दस्त। ठीक है। तो श्लेष्मा के जो गुण हैं वो बता दिए हमने आपको पिछली बार भी, और अभी बता रहे हैं कि स्नेह, सेत्य, शुक्लम्यम, गौरवम, माधुर्यम, स्तर, पैक्सिलित, कोई खास बात नहीं, वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है। बस इस ध्यान लगाइए। देखो कंडू हमने पित्त में ही पढ़ा था, कंडू यहाँ भी पढ़ा, ये निशान लगाइएगा। ठीक है। क्लेद पित्त में ही पढ़ा था, क्लेद इसमें ही पढ़ रहे हो। और एक बंद पर निशान लगाइए। ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होएगा। चिकित्सा इसकी वैसे ही करनी जैसे बताई थी। ठीक है। तो देखो कफ के लिए हमने नीचे के 3 रस बताए थे, तो कटु, तिक्त, कषाय। ठीक है। शीत होता है इसलिए तीक्ष्ण और उष्ण, और रुक्ष चिकित्सा देती है क्योंकि स्निग्ध भी होता है। ठीक है। चिकित्सा में स्वेदन बताया हुआ है। ठीक है। स्नेहन नहीं बताया क्योंकि कफ ऑलरेडी स्निग्ध है। ठीक है। परंतु अगर वमन कराना है तो स्नेहन कराना ही कराना पड़ेगा, कोई ऐसा रूल नहीं है। ठीक है। स्नेहन तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है। स्वेदन बताया हुआ है, वमन, श्रोवरेचन। ठीक है। तो श्रोवरेचन स्पेशली कफ के लिए है। क्यों? क्योंकि श्रोवरेचन से क्या होता है, कहाँ का पार्ट यूज होता है श्रोवरेचन में, तो सिर वाला पार्ट होता है, और सिर किसका स्थान है, कफ का स्थान है। ठीक है। कफ का स्थान मैंने आपको कैसे बताया था कि अष्टांग हृदय के अंदर एक जो श्लोक है, जो कॉमन श्लोक आया है, दोषों का जो डोमिनेंसी कहाँ पे है, तो उसके संदर्भ में लिखा हुआ है कि ते व्यापिनो अपि हृदय नाभि अधो मध्यो ऊर्ध संश्रय। ठीक है। देखिए ते व्यापिनो अपि हृदय नाभि अधो मध्यो ऊर्ध संश्रय। अगर नाभि का पार्ट और हृदय के पार्ट को मिड का पार्ट मान लें, ठीक है, तो नाभि से नीचे वाला पार्ट क्या है, वात का स्थान है, और नाभि और हृदय के मिड वाला पार्ट है वो पित्त का स्थान है, और हृदय से ऊपर वाला पार्ट जो हमारा है वो कफ का स्थान है। ठीक है। तो कफ का स्थान सिर भी आएगा, और सिर में से अगर कफ को निकालना हो उसके लिए श्रोवरेचन सबसे अच्छा है, इसलिए कफज रोगों में इसको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए जो उपमा दे रखी है वो भी आपको याद रखनी है कि भिन्ने केदार से तो साली षष्ठी यव आदि करने अभिष्यंदानाम अम्बशा प्रशोषम उपदंते तद्वत। ठीक है। ये निशान लगाइएगा कि जिस तरह से केदार सेत, ठीक है, अगर कोई अ, खेत में अपन पानी भरकर रख दें तो उसको निकालने के लिए वो कब तक नहीं ठीक होगा जब तक उस पानी को पूरी तरह से निकाल नहीं देंगे। ठीक है। तो उसी के संदर्भ में बोला हुआ कि जल के सेचन करने के बाद उत्पन्न होने वाले धान आदि को अन्न सूख जाते हैं। ठीक है। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि क्यारी का बांध टूट जाने से। तो अगर कफज रोग किसी को हो रखे हैं, और कफज रोग में हम क्या कर रहे हैं, श्रोवचन करा रहे हैं, श्रोवचन क्या कर रहा है, पूरे कफ को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो वो भी एक तरीका से आपका क्या होता है, कफ को बाहर निकालने वाला, बांध टूटने ऐसी कंडीशन होगी तो कफज रोग अपने आप स्वयं शांत हो जाएंगे। ठीक है। ये कंडीशन आपकी इन 3 चीज़ों पे अप्लाई होती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रेफरेंस के रूप में पूछा जाता है ये श्लोक। ठीक है। ये रेफरेंस कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये
आपको क्लिनिकल रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लिनिकल रूप से कैसे इम्पोर्टेंट है, देखो क्या लिखा है, रोगम आदो परीक्षे ततो अंतरम औषधम। ठीक है, पहले बोल रहा है कि पहले हमें रोग की परीक्षा करनी चाहिए, बाद में औसत देनी चाहिए। ठीक है, हम हमेशा डायरेक्ट औसत देते हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक आपने उसका डायग्नोसिस ही नहीं बनाया तो चिकित्सा किस चीज़ की कर रहे हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने हर जगह चिकित्सा के संदर्भ से पहले हमेशा ये चीज़ बताई है कि इसको, इसके लक्षण क्या हैं, इसके डायग्नोस कैसे करना है, इसका निदान कैसे करना है, और इसके संदर्भ में निदान स्थान में उन्होंने पंच निदान की कल्पना भी, जो टूल बताया है वो सबसे अच्छा टूल बताया है। पंच निदान से आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो रोगम आदो परीक्षित, पहले रोग की परीक्षा करनी चाहिए, तत्व अनंतरम औषधम, उसके बाद औषध देनी चाहिए, तत्कर्म विषक पश्चात ज्ञान पूर्व समाचरित। ठीक है, और उसके बाद ही आपको ज्ञानपूर्वक चिकित्सा करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। श्लोक कहाँ का है? अध्याय नंबर 20 का है, और किसके संदर्भ में है? तो चिकित्सा के संदर्भ में बताया हुआ है। ठीक है, परीक्षा और संदर्भ। बस आज का ये अध्याय आपका समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे। ये लास्ट श्लोक है, इसमें कोई खास बात है नहीं। यस्य तु रोग विशेषज्ञ सर्व सजम को विदम देश काल प्रमाणज्ञम सिद्धि संशय। जो देश काल आदि को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करेगा वो असंशय रूप से, मतलब निश्चित रूप से ही चिकित्सा में सफल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान। ओके, किसी को क्वेश्चन पूछना है कोई?